नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास। कल के व्याख्यान में हमने बीए पार्ट सेकंड के प्रथम पेपर मध्यकालीन भारत का इतिहास के एक महत्वपूर्ण विषय हुमायूं के शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज इस व्याख्यान के अंतर्गत हम कल के व्याख्यान से आगे सम्राट हुमायूं द्वारा की गई भूलें, जिसकी वजह से उसे हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा और निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा, और उसकी शासन के प्रति आक्रमणीयता या हुमायूं की असफलता के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी का ऐसा मानना है, हुमायूं की सबसे प्रमुख जो भूल थी वह थी बाबर की सलाह के अनुसार साम्राज्य का विभाजन करना। बाबर के द्वारा उसे परंपरा में यह दयालुता प्राप्त हुई थी। बाबर ने कामरान और उसके छोटे भाइयों के प्रति सदैव हुमायूं को सहृदय रहने हेतु निर्देश दिया था, और हुमायूं ने भावुकतावश उन सभी चीज़ों का पालन किया। उसने बाबर की सलाह अनुसार, निर्देश अनुसार कामरान को काबुल और कंधार, अस्करी को सिंभल और हिंदाल को मेवात का क्षेत्र इत्यादि सौंप दिया। कामरान अत्यंत महत्वाकांक्षी था और वह इस प्रकार के विभाजन से संतुष्ट नहीं था। उसने शीघ्र ही पेशावर और लमघान तक अधिकार कर लिया और घोषणा की कि वह अपने भाई के प्रति आदर प्रदर्शित करने के लिए जा रहा है। हुमायूं चूंकि अपने भाई की महत्वाकांक्षा को जानता था, अतः उसने कामरान को सूचित किया कि पेशावर और लमघान उसे दे दिए गए हैं और अब अपनी राज्य सीमा में लौट जाए। परंतु कामरान पंजाब में निरंतर आगे बढ़ता गया और उसने मुल्तान पर भी अधिकार कर लिया। अबुल फजल, डॉक्टर एस.के. बनर्जी और त्रिपाठी इत्यादि ने हुमायूं के साम्राज्य विभाजन और कामरान के व्यवहार का समर्थन किया है, किंतु वास्तव में साम्राज्य का विभाजन करके हुमायूं ने बड़ी भारी भूल की। काबुल, कंधार और सिंध के क्षेत्र उसके हाथों से निकल जाने से रंग रूटों की भर्ती का एक अच्छा क्षेत्र उसके हाथों से निकल गया, और पंजाब पर कामरान का अधिकार होने से मध्य एशिया के इस्लामी राज्यों से भी हुमायूं का संपर्क टूट गया। अब हुमायूं के अधिकार में अब ऐसे क्षेत्र रह गए थे जहां मुगल विरोधी भावनाएं अधिक तीव्र फैली हुई थी। ऐसे भागों पर अधिकार बनाए रखना अत्यंत कठिन कार्य था। वस्तुतः कामरान ने हुमायूं की कठिनाइयों का लाभ उठाया। हुमायूं ने कामरान के भूभागों में इसलिए वृद्धि नहीं की कि वह उसे उचित नहीं मानता था और वह युद्ध को टालना चाहता था। इसी प्रकार हुमायूं ने कालिंजर अभियान के समय भी एक भूल की। बुंदेलखंड में कालिंजर का शासक अफगानों का हितैषी माना जाता था। 1531 में हुमायूं ने कालिंजर का किला घेर लिया। कुछ महीनों बाद हुमायूं ने कालिंजर के शासक से समझौता किया ताकि वह विद्रोही अफगानों को दबा सके, परंतु हुमायूं को इस अभियान में न तो
कालिंजर का दुर्ग मिला और न ही वह कालिंजर के शासक को अपना मित्र बना सका। अतः कालिंजर का अभियान हुमायूं की भारी भूल सिद्ध हुआ। इसी प्रकार हम देखते हैं कि गुजरात अभियान के समय भी हुमायूं ने अपने स्वभाववश भूलें की, जिसका परिणाम उसे जीवन भर चुकाना पड़ा। गुजरात अभियान के समय भी हुमायूं ने इसी प्रकार का व्यवहार किया। चूंकि गुजरात का शासक बहादुर शाह अत्यंत महत्वाकांक्षी था, उसने 1531 में मालवा और 1532 में रायसीन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और 1533 में चित्तौड़ के शासक को पराजित कर दिया। उस समय उसने रणथंभौर और अजमेर पर भी अधिकार कर लिया। वह भली भांति जानता था कि भविष्य में हुमायूं से उसका युद्ध अनिवार्य है, अतः उसने अपनी सैनिक शक्ति में अत्यधिक वृद्धि की। ठीक इसके विपरीत हुमायूं ने बहादुर शाह की शक्ति को ठीक प्रकार से आंकलन नहीं किया, जिसका खामियाजा उसे अपना राज्य खोकर चुकाना पड़ा। 1534 में बिहार के गवर्नर मोहम्मद जमान मिर्जा ने हुमायूं के विरुद्ध विद्रोह किया, परंतु उसे शीघ्र ही बंदी बना लिया। परंतु वह कैद से निकलकर बहादुर शाह के पास चला गया। बहादुर शाह ने 1535 में दूसरी बार चित्तौड़ पर आक्रमण किया और घेरा डाला। उस समय चित्तौड़ की रानी कर्मावती ने हुमायूं के पास राखी भेजकर मदद का आश्वासन मांगा, परंतु हुमायूं यहाँ भी कूटनीतिज्ञ मोर्चे पर असफल रहा और उसने अपने परंपरागत शत्रु बहादुर शाह की इस बात पर विश्वास किया कि वह अपने सहधर्मी भाई के विरुद्ध लड़ रहा है, अतः वह उसका साथ दे। इस प्रकार हुमायूं बहादुर शाह की बातों में आ गया और उसने किसी प्रकार से कर्मावती की मदद नहीं की। परिणाम स्वरूप चित्तौड़ का पतन हो गया और बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार हम देखते हैं बहादुर शाह के राज्य की सीमाएं मालवा और गुजरात से होते हुए दिल्ली के राज्य के से टकराने लगी थी और दिल्ली और गुजरात के बीच संघर्ष होना अवसंभावी हो गया था। हुमायूं ने जब इस तरफ ध्यान देना शुरू किया, तब उसने मालवा पर अधिकार करने हेतु चंपानेर पर आक्रमण किया और पुर्तगालियों की मदद लेकर बहादुर शाह को गुजरात से खदेड़ना का कार्य शुरू किया। यद्यपि हुमायूं ने थोड़े समय में ही बहादुर शाह को पराजित कर चंपानेर, ईडर, विजयनगर, मांडू इत्यादि क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, लेकिन जैसा कि उसका स्वभाव था, वह मांडू आकर पुनः आलस्य में डूब गया और दूसरी तरफ बहादुर शाह ने हुमायूं और अस्करी की उदासीनता का लाभ उठाकर मुगलों से पुनः अनेक नगर और क्षेत्र जीत लिए और अहमदाबाद तक वह आ पहुंचा। थोड़े से संघर्ष के पश्चात 1536 में अस्करी चंपानेर की तरफ भाग गया और वह स्वतंत्र शासक बनने का ख्वाब देखने लगा। इस प्रकार हुमायूं ने अपना आलस्य और अस्करी की अयोग्यता के कारण गुजरात में मुगलों की जमी हुई सत्ता को पुनः खो दिया और दूसरी तरफ मालवा में हुमायूं के हटते ही वहां विद्रोह हो गया और मालवा के पूर्व शासकों के एक उत्तराधिकारी मल्लू खान ने वहां अधिकार कर लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि हुमायूं
के बारे में जो कहा जाता है कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए इस जीवन से कूच कर गया और उसी को चरितार्थ करते हुए उसने सफलताएं प्राप्त की, लेकिन उन सफलताओं को वह लंबे समय तक स्थायी नहीं रख पाया। तीसरी बड़ी समस्या हुमायूं की थी अफगान। क्योंकि बाबर ने अफगानों को पराजित करने के बाद हिंदुस्तान की सत्ता पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन अफगानों को अभी पूर्णतया दबाया नहीं जा सका था। बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में दिल्ली से पराजित हुए लगभग सभी अफगान तत्व एकत्रित हो चुके थे और वे हुमायूं के खिलाफ संगठित लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम में कामरान की मुसीबतें जिस प्रकार से बढ़ रही थी, उनको देखते हुए अफगानों ने 1532 में चुनार पर घेरा डाल दिया। चुनार इस समय शेर खां के हाथों में था। यही शेर खां आगे चलकर इतिहास में शेर शाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्योंकि चुनार का दुर्ग अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध था और हुमायूं भी इस सुदृढ़ दुर्ग पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण अभियान पर वह स्वयं न जाकर उसने अपने एक अमीर हिंदू बेग को भेज दिया। हिंदू बेग ने शेर खां से बातचीत की, किंतु शेर खां ने दुर्ग समर्पित करने से इनकार कर दिया। अतः हुमायूं खुद चुनार पहुंचा और 1532 में दुर्ग पर घेरा डाल दिया। बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर दूसरी तरफ आक्रमण किया और दिल्ली पर आक्रमण करने का इरादा करके उसने अपने अभियान को शुरू किया। ऐसी परिस्थिति में हुमायूं की स्थिति कठिन हो गई और हुमायूं ने शेर शाह के साथ संधि कर चुनार का दुर्ग शेर खां को ही सौंप दिया। यह एक प्रकार से हुमायूं की कूटनीतिक असफलता थी कि वह दिल्ली का शासक था, लेकिन फिर भी अफगानों के एक छोटे से अमीर के साथ उसने जो संधि की वह उसके कद के अनुकूल नहीं थी। उससे कूटनीतिक रूप से हुमायूं का कद और ज़्यादा गिर गया। 1537-38 में हुमायूं ने चुनार पर दूसरी बार घेरा डाला जब उसने बंगाल पर आक्रमण किया। 1537 की जुलाई को वह हिंदाल के साथ शेर शाह के विरुद्ध रवाना हुआ, परंतु शेर खां ने अपने पुत्र खवास खां को घोड़ के घेरे में नियुक्त करके दूसरे पुत्र को चुनार की रक्षा का भार सौंपा और स्वयं मरकुंडा की तरफ चला गया और लगभग 8 महीने तक हुमायूं चुनार के दुर्ग पर घेरा डालकर बैठा रहा। इस समय शेर खां ने अपनी सेना को गौड़ से निकालकर बंगाल के शासक की सहायता से घूमकर पीछे की तरफ चुनार पर आक्रमण किया और चुनार पर घेरा डाली हुई सेना पर अप्रत्याशित हमला करके उसने हुमायूं को वहां से भगा दिया। मुगल सरदारों ने रूमी खां की सफलता से परेशान होकर उसे जहर देकर मार डाला। उसके पश्चात हुमायूं ने बंगाल की तरफ अपना ध्यान दिया। चुनार पर अधिकार करने के बाद हुमायूं बंगाल की तरफ रवाना हुआ और बीच रास्ते में शेर शाह गौड़ पर अधिकार कर रोहतास के दुर्ग पर अधिकार करके बैठा हुआ था। हुमायूं अपने सैन्य बल के साथ बंगाल अभियान पर रवाना हुआ, परंतु पटना पहुंचने पर सूचना मिली कि शेर खां और उसका परिवार रोहतास दुर्ग में बैठा है और मुगल सेना को रोकने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हुमायूं ने अफगानों के पास सूचना भिजवाई कि वह उनके साथ संधि कर ले और तेलिया गड्डी के दुर्ग में अपने पुत्रों के साथ उपस्थित हो जाए तो वह शेर खां को माफ़ कर सकता है। परंतु
शेर खां जो कि बहुत चतुराई के साथ खेल रहा था, उसने हुमायूं को 1 महीने तक बातों में उलझाए रखा। तब तक उसकी बाकी बची हुई सेना और रसद रोहतास तक पहुंच गई और उन्होंने हुमायूं पर आक्रमण कर दिया और बीच बनारस पर उन्होंने अधिकार करके दिल्ली से आने वाले रसद को काटकर राजधानी और हुमायूं का संबंध काट दिया। अफगानों ने कोसी और गंगा के बीच के संपूर्ण प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार शेर शाह ने हुमायूं को यहाँ भी चकित कर दिया। जब हुमायूं वापस लौट रहा था तो उसने अपनी सेना को 2 भागों में बांटा। एक का नेतृत्व अस्करी को और दूसरे का स्वयं ग्रहण किया। मुंगेर में दोनों सेनाएं आपस में मिली और यहाँ से ये तय कर रहे थे कि किस मार्ग से उन्हें दिल्ली जाना है। हुमायूं ने अधिकारियों की सलाह के विपरीत आगरा वाली ग्रैंड ट्रंक रोड पकड़ी। चूंकि यह मार्ग दक्षिणी बिहार से होकर निकलता था जो शेर शाह के नियंत्रण में था। जब हुमायूं कर्मनाशा नदी से कुछ दूर पर चौसा पहुंचा तब शेर खां ने उन पर आक्रमण किया और इस चौसा के युद्ध में हुमायूं को बड़ी असफलता प्राप्त हुई। हुमायूं के साथ जिस समय लड़ाई शुरू हुई उस समय वर्षा काल भी शुरू हो गया था, जिससे सेना में बीमारी फैल गई थी और घोड़ों और सैनिकों की रसद की कमी हो गई थी। ऐसी स्थिति में हुमायूं ने शेर खां के पास संधि का प्रस्ताव भिजवाया, परंतु चतुर शेर खां हुमायूं की कमजोरी समझ गया और उसने केवल इंतजार करने का बहाना किया। संधि का प्रस्ताव उसने पूर्णतया ठुकरा दिया और जब वर्षा शुरू हुई तब मुगल शिविर जो नीचे स्थान पर था वहां पानी भर गया और मुगल सेना का समस्त प्रबंध अस्त व्यस्त हो गया। ऐसी अवस्था में 25 जून 1539 को शेर खां ने अपने खास सरदारों के साथ हुमायूं पर आक्रमण किया, जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई और उसके अधिकांश सैनिक पहले ही जो भाग चुके थे और जो बचे थे वो मारे गए। बड़ी मुश्किल से मात्र 300 सैनिकों के साथ हुमायूं वहां से निकला और कुछ उसके स्वामी भक्त सेवकों ने हुमायूं के घोड़े की लगाम पकड़कर उसे रणक्षेत्र पार करवाया। यहीं पर गंगा नदी पार करने में निजाम नामक व्यक्ति ने हुमायूं की मदद की। शेर खां ने हुमायूं का सारा शिविर लूट लिया और लगभग 4000 स्त्रियों को बंदी बना लिया। चौसा का युद्ध निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में लगभग 8000 मुगल सैनिक मारे गए। अनेक मुगल सैनिक, अमीर और शिविर की स्त्रियां मारी गई या डूबकर मर गई। इस विजय के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। गौड़ में तैनात मुगल फौजी दस्तों को नष्ट कर दिया गया और उन पर अधिकार कर लिया। शेर शाह के सैनिकों ने लखनऊ और कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार शेर शाह अब एक विशाल भूभाग का स्वामी बन गया। अब शेर शाह ने हुमायूं से अंतिम युद्ध करने हेतु वह बंगाल से रवाना हुआ। चौसा के युद्ध में पराजित होने के बाद जब हुमायूं भागकर आगरा आया और अपने भाइयों के पास गया, परंतु दोनों ने उसकी किसी प्रकार की मदद नहीं की। कामरान ने हुमायूं को किसी प्रकार की मदद नहीं दी। और जब उसे समाचार मिला कि शेर शाह की सेना उसका पीछा करते हुए कालपी तक आ पहुंची है, ऐसी अवस्था में उन दोनों शक्तियों के बीच युद्ध होना अवसंभावी था। और 15 मई 1540 को जब तेज वर्षा हो रही थी और मुगल शिविर पानी से भर गया था, उसी समय अफगानों ने मुगलों पर आक्रमण किया और उन्हें बुरी तरह से परास्त किया। वर्षा के कारण मुगल शिविर में पानी भरा हुआ था
और उनकी बड़ी बड़ी तोपें बेकार हो गई। अफगानों की मारकाट से आतंकित होकर मुगल भागने लगे और अनेक सैनिक अपने प्राणों की रक्षा हेतु नदी में कूद गए और इस प्रकार अनेक सैनिक डूबकर मर गए। बिलग्राम का युद्ध मध्ययुगीन इतिहास का ऐसा परिवर्तन बिंदु है क्योंकि इस युद्ध के बाद शासन सत्ता मुगलों के हाथ से निकल अफगानों के हाथ में चली गई। इस युद्ध ने पानीपत की काली मां को धोकर उन्हें पुनः गौरव प्रदान कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं शेर शाह ने अफगानों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया और दिल्ली का तख्त प्राप्त कर एक ऐसी उच्च कोटि की शासन व्यवस्था स्थापित की जो बाद में मुगलों के सुसंगठित शासन व्यवस्था का आधार बनी। इसीलिए संभवतः ये कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य की नींव हुमायूं के निष्कासन में पड़ी थी। इस युद्ध में मुगलों की कीर्ति धूल धूसरित हो गई और हुमायूं अगले 15 वर्षों तक दर दर की ठोकरें खाता रहा और उसकी स्थिति इतनी शोचनीय हो चुकी थी कि एक साधारण आदमी भी उसे मदद देने को तैयार नहीं था। ऐसी अवस्था में इन दोनों युद्धों में परास्त होने के बाद हुमायूं आगरा आया, लेकिन अफगान लगातार उसका पीछा कर रहे थे, अतः उसे भागकर लाहौर जाना पड़ा। उसके भाइयों से उसकी मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने उसे कोई मदद नहीं दी और इसी समय शेर शाह भी पंजाब तक आ गया था। हुमायूं ने शेर शाह के पास प्रस्ताव भेजा कि सरहिंद तक दोनों राज्यों की सीमाएं निश्चित कर दी जाए, लेकिन शेर शाह ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। इसी बीच कामरान भी शेर शाह से साठगांठ करने लगा, अतः हुमायूं को भागकर कश्मीर जाना पड़ा। लेकिन कामरान ने कश्मीर का मार्ग भी अवरुद्ध कर दिया और हुमायूं वहां से भागकर सिंध की ओर गया। सिंध में हुमायूं ने बख्तर के दुर्ग पर घेरा डाला, लेकिन वहां उसे कोई सफलता नहीं मिली। उसके पश्चात उसने हिंदाल के शिविर में ठहरा और वहीं पर हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो को देखा और उसे निकाह किया। हिंदाल और हमीदा बानो जो इस समय हिंदाल और हमीदा बानो की इच्छा के विपरीत उसने उससे निकाह किया। हुमायूं ने यहाँ कई दिन आनंद में बिताए और फिर वह सिंध में थट्टा की ओर चला गया। इस प्रकार इसी समय मारवाड़ के मालदेव ने भी हुमायूं के पास संधि का प्रस्ताव भेजा और उससे कहा कि यदि वह उसके साथ मिलकर शेर शाह का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि मालदेव की परिस्थितियां भी कुछ अलग प्रकार की थी। हुमायूं के दूत ने जब शेर शाह के दूत को देखा तो उसे कि षड्यंत्र का आभास हुआ, अतः हुमायूं पुनः सिंध की ओर लौट गया और सोडा राजपूतों के एक छोटे से राज्य अमरकोट में रुका। यहीं पर हमीदा बानो के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ और हुमायूं कंधार की तरफ चला गया, लेकिन कामरान ने उसका रास्ता रोक लिया और हुमायूं को बंदी बनाना चाहा। यहाँ से स्वयं हुमायूं तो भागने में सफल हो गया, लेकिन अपने छोटे 1 वर्षीय पुत्र अकबर को वहीं छोड़कर चला गया। हुमायूं वहाँ से भागकर फारस चला गया, जहाँ वह 1544 तक रुका रहा। अब अगले व्याख्यान में हम हुमायूं की असफलता के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।